तो करें शुरू, क्या बोलते हो? तैयार हो? तैयार नहीं हो तैयार? है तैयार बोलने का? हो तैयार? गुड। तो रिवाइज करके आए हो क्या? नहीं करके आए? वेरी बैड। मैंने डाला था कल ग्रुप पे, तो पढ़ के भी नहीं पढ़ के आए, मतलब मैसेज पढ़ के भी रिवाइज नहीं करके आए ऐसा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शुरू शुरू में माफ कर दिया करूंगा मैं, पर बाद में ऐसे नहीं होगा, हमेशा नहीं करूंगा, ठीक है? एस नंबर 13 शुरू किया था आज, एकदम क्वेश्चंस वाले पार्ट पे भी बढ़ने वाले, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। एस नंबर 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स नाम का एएस है। तो शुरू करने पे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन देखा था कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इन्वेस्टमेंट क्या है? तो इन्वेस्टमेंट एसेट ही है, पर उस एसेट से क्या आ रहा है अपने को? इनकम आ रहा है। किस कौन से नेचर में? डिविडेंड, इंटरेस्ट, या तो रेंटल्स, या तो कैपिटल अप्रिसिएशन, ये जो भी रहेगा वो इन्वेस्टमेंट रहेगा। इसके बाद देखा था कि दो टाइप के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग में दो टाइप्स के आते हैं, सबसे पहले करंट या शॉर्ट टर्म, फिर लॉन्ग टर्म या नॉन करंट। तो शॉर्ट टर्म मतलब क्या? जिसका इंटेंशन टू होल्ड है, एक तो लेस देन नहीं 1 ईयर, या तो लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर रहा तो भी शॉर्ट टर्म में आएगा, लेस देन और इक्वल्स टू 1 ईयर तो वो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। इसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जिसका इंटेंशन टू होल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर। क्लासिफाई करना क्यों जरूरी है? क्योंकि उसको वैल्यूएशन के लिए, अगर लॉन्ग टर्म है तो मुझे फेयर वैल्यू कम होने से फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं किस पे वैल्यू करूंगा? उसको कॉस्ट पे वैल्यू करूंगा लॉन्ग टर्म को, पर अनलेस देयर इज परमानेंट डिक्लाइन इन वैल्यू। अगर परमानेंटली वैल्यू गिर जाए, इसमें मैंने यस बैंक या किंगफिशर का एग्जांपल दिया था, परमानेंटली वैल्यू अगर गिर जाए तो उसको वैल्यू करेंगे उस नीचे वाली फेयर वैल्यू पे जो भी वैल्यू गिर गई। और अगर करंट इन्वेस्टमेंट है तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। ओके, ये देखा था अपन ने, काफी टाइम दिया था इस पे, इंटेंशन देखेंगे। इसके बाद बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इनकम के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हो। टाइप ऑफ इनकम मतलब क्या? जो इनकम ये इन्वेस्टमेंट दे रहा है। तो क्या क्या इन्वेस्टमेंट इनकम देता है? एक तो फिक्स रिटर्न देता है, या तो वेरिएबल रिटर्न देता है। तो फिक्स रिटर्न देने वाले कौन से होते हैं? डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह, जो इंटरेस्ट देते हैं, टाइम टू टाइम मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा, फिक्स्ड इनकम है ना। दूसरा वेरिएबल मतलब कौन? शेयर्स वगैरह, जिसमें डिविडेंड नाम की इनकम जो वो चेंज हो सकती है, फ्लक्चुएट हो सकती है, इसीलिए वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज में शेयर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये दो टाइप्स के होते हैं, ये दोनों देखे थे। इसके बाद आगे बढ़े थे अपन, फॉर्मेट देखा था, याद है? फॉर्मेट, फॉर्मेट वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज का फॉर्मेट देखा था। तो उसमें सबसे पहले लेजर अकाउंट नॉर्मली बनता है, पर कुछ एडिशनल कॉलम्स ऐड हो गए। लेजर अकाउंट में 6 कॉलम्स तो बनाते ही है बेसिक, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, 2 कॉलम्स ऐड हो गए। कौन से? नंबर ऑफ शेयर्स और डिविडेंड। क्या बात है, नंबर ऑफ शेयर्स और डिविडेंड दोनों ऐड हो गए। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मुझे सारा इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे मिल जाएगा, मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद बोनस शेयर्स देखे थे। देखो बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स क्या होते हैं? जो फ्री में मिल जाए। तो इसका ट्रीटमेंट देखा था, क्या करोगे बोनस शेयर का? नंबर ऑफ शेयर्स में ऐड कर दोगे बस, और कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा दे रहे हो क्या? नहीं दे रहे हो। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, पैसा दे ही नहीं रहे। अच्छा, मैंने पहले भी रिपीट किया था, अपन किसके बुक्स में? इन्वेस्टर के बुक्स में। कंफ्यूज मत करना कंपनी के बुक्स में, क्योंकि कंपनी बोनस देती ना तो वो एंट्री करती है, क्योंकि उसके रिजर्व जा रहे है ना, रिजर्व जा रहे हैं, उसके शेयर कैपिटल बढ़ रहा है। पर इन्वेस्टर के एंगल से सोचना, अपन इन्वेस्टर के बुक्स में, तो इन्वेस्टर के बुक्स में वो एंट्री क्यों करेगा? पैसे तो दे ही नहीं रहा, बस शेयर्स मिल रहे। तो जर्नल एंट्री या बुक्स में कब आता है? जब मनी में मेजर हो, इसीलिए वो एंट्री करेगा ही नहीं। तो इसीलिए सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स के कॉलम में लिख देंगे, ऐसे पढ़ा था। अभी बोनस एक रेशियो में देते, तुमने सुना है क्या? बोनस का ऐसे रेशियो में दिया जाता है बोनस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो किसको मतलब पता है देखते एक बार, 1:2, इसका क्या मतलब है पता है? 2 शेयर पे 1 शेयर। इसको पढ़ते कैसे पता है? इसको पढ़ते कैसे पता है क्या? ना, इसको पढ़ने की एक आदत लगा लो, ये तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम नहीं देगा। इसको पढ़ते ऐसे, 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। इसको पढ़ते कैसे? देखो ऐसे, 1 शेयर
फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड, मतलब हर 2 शेयर के लिए क्या मिलेगा, 1 शेयर मिलेगा बोनस में, फ्री में मिल जाएगा 1 शेयर। इसको रेशियो बोलते हैं, रेशियो को पढ़ते हैं ऐसे, ठीक है, ये दिमाग में रखना। इसके नीचे का एक एग्जाम्पल लिख लो, शायद ये नहीं लिखा है ना, देखो ये लिख लो, बोनस रेशियो, थोड़ा ऊपर ही रखता हूं मैं इसको, बोनस रेशियो, ये नीचे का कुछ मत लिखना, सिर्फ बोनस रेशियो लिखो, वो एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख लो, बोनस रेशियो 1:2। इसका क्या मतलब है, मीनिंग 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। बोनस के लिए कोई एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स में बढ़ा देंगे। लिख लो ये चारों पॉइंट्स, जो नए आए, काफी लोग नए आए शायद ना, तुम्हारा पहले के नोट्स नहीं बनाए होंगे तो तुम शायद रफ में वगैरह लिख लो, और मैं चाहे तो ये पीडीएफ ही भेज दूंगा, यही नोट्स है, मतलब यही लिखा है हमने, या फिर किसी के इससे फोटो खींच ले। लिखा, सबने, ओके बढ़िया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे जाने से पहले और कुछ पता करना बहुत जरूरी है। चलो, बोनस नाम की एक कंसेप्ट हो गई है, अभी बस एक ही कंसेप्ट तुमको बतानी है, उसके बाद क्वेश्चंस पे बढ़ सकते हैं, और वो कंसेप्ट है राइट शेयर्स। सुना है राइट शेयर्स के बारे में? काफी लोगों ने सुन लिया है, क्या बात है, इतना कैसे, कहाँ से सुना तुम लोगों ने? फाउंडेशन में था राइट शेयर्स, हाँ वो इस 12th एसपी, बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो बेसिक से ही बताऊंगा, तो टेंशन मत लो। चलो, तो राइट शेयर्स, राइट शेयर जिसको पता है बोलो तो क्या होता है राइट शेयर्स? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते, क्यों देते? क्यों? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, एक कंसेप्ट है राइट शेयर्स। चलो इसको समझ, होता क्या है, तुम कंपनीज एक्ट पढ़ने ही वाले हो, तुम्हें ये आने वाला है, तब याद करना ये वाला मैंने बोला हुआ राइट शेयर्स क्या होते, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, और एक कंपनी में फॉर एग्जांपल ये देखो, ये अपने मोटा भाई और ये बाकी शेयर होल्डर, ठीक है, तो मोटा भाई और बाकी शेयर होल्डर दो अलग अलग लोग हैं। मोटा भाई के पास फॉर एग्जांपल 51% शेयर्स है, और बाकी लोगों के पास कितने हो गए, 49%, बराबर। अभी शेयर्स इश्यू करने की पावर किसके पास होती है? मैनेजमेंट के पास, ठीक है, मैनेजमेंट, क्योंकि शेयर होल्डर्स आके तो चलाते नहीं कंपनी, मतलब वो रोज आएंगे नहीं, ऑफिस में बैठ जाएंगे नहीं, मैं एक आधा शेयर खरीद लूँ और जाके ऑफिस में बैठ जाओ रिलायंस कैसे, तो नहीं होगा। तो मैनेजमेंट को राइट होता है ऑफिस में जाके बैठने का, डिसीजंस वो लेते हैं, तो शेयर इश्यू करने का डिसीजन उनके पास होता है। मैनेजमेंट मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो फॉर एग्जांपल मोटा भाई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, पर वो एक आध दिन एब्सेंट है, मतलब वो बाहर गांव चले गए, तो बाकी डायरेक्टर्स ने साजिश रची, क्या कि एक काम करते, शेयर्स इशू करने, तो क्या करेंगे अपन, बाकी शेयर होल्डर्स को इशू कर देते। बाकी शेयर होल्डर्स को मतलब अभी फॉर एग्जांपल कंपनी में 100 शेयर्स है, तो 51 इनके पास है और 49 इनके पास है, तो उन्होंने साजिश रची कि चलो एक काम करते, मोटा भाई फिर से आने तक अपने को 10 शेयर इशू करने, पैसे चाहिए, तो 10 शेयर पब्लिक को इशू कर देते, तो इनकी शेयर होल्डिंग हो जाएगी 59 और इनका 51। तो इससे क्या हो जाएगा, मोटा भाई मेजॉरिटी शेयर होल्डर अपने आप कम हो जाएंगे, वो मेजॉरिटी बचेंगे ही नहीं फिर शेयर होल्डर। तो ये सब ना हो, मतलब इसीलिए
प्रपोर्शन चेंज ना हो, इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013 ने ही उसके प्रोविजन में डाल दिया। कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या बोला, उसके सेक्शन नंबर 61 या 62 में कुछ है, तुम पढ़ोगे तब तुम्हें मिल जाएगा। कंपनीज एक्ट ने ही बोल दिया कि एक काम करो, तुम ऐसे ही किसी को शेयर्स इशू नहीं कर सकते। अगर शेयर्स इशू करने हैं तो पहला हक है ओरिजिनल शेयर होल्डर्स का। तुम्हें पैसे चाहिए ना, तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो किससे जाके मांगो, अभी वाले ओनर से। उन्होंने मना किया तो दूसरे के पास जाना। तो पैसे चाहिए तो सबसे पहले कहाँ से लाना, ओरिजिनल शेयर होल्डर से। तो सबसे पहला हक, सबसे पहला राइट किसका है, ओरिजिनल शेयर होल्डर्स का है। तो सबसे पहले उनसे जाके मांगो, फिर तुम दूसरे के पास जाना। अगर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हमको नहीं चाहिए, हम पैसे नहीं देंगे, हमको शेयर्स नहीं चाहिए, तो फिर तुम दूसरे से ले सकते हो, दूसरे को इशू कर सकते हो, या फिर वही दूसरे को बेच सकते हैं, वो उनके ऊपर है। तो राइट शेयर्स होते क्या पता है, उसके नाम में ही देखो, राइट शेयर्स, मेरे हक वाले शेयर्स। एज अ शेयर होल्डर, एज अ इन्वेस्टर, मैंने कंपनी में पैसे डाले हैं और कंपनी को नए शेयर्स इशू करने हैं, तो कंपनी सबसे पहले मुझे पूछेगी कि तुम्हें पैसे देने हैं क्या, तुम्हें और शेयर्स चाहिए है क्या। तो राइट शेयर्स कंपनी किसको इशू करती है, शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बोलो बोलो, राइट शेयर्स। समझ में आया इतना पार्ट। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। अभी एक चीज यहाँ पे क्लियर समझना अच्छे से, बहुत जरूरी है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स दिए तो उन्हें पता है क्या, उनके पास ऑप्शन है। उनके पास क्या ऑप्शन है, एक तो खरीदे, नहीं तो नहीं खरीदे, और तीसरा ऑप्शन भी होता है उनके पास। वो ऑप्शन क्या होता है ये अच्छे समझना है, शायद पता नहीं होगा तुमको, ये मार्केट में भी बहुत यूज होता है। अभी होता क्या है, उनको शेयर नहीं मिलता, उनको मिलती है राइट। किस चीज का राइट मिलता है उनको, कि तुम शेयर खरीद सकते हो। कंपनी ने उनको राइट दे दिया, हक दे दिया कि तुम शेयर्स खरीद सकते हो। तो अगर उसकी इच्छा नहीं होना तो वो क्या कर सकता है पता है क्या, ये राइट किसी और को दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल अपन दो कैरेक्टर्स बनाते हैं, निशांत और हर्षराज। निशांत ही ना तो, निशांत और हर्षराज, तो ये दोनों कैरेक्टर्स है। मेरे कंपनी का शेयर होल्डर है हर्षराज, तो मैंने उसको बोला तू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, तो अगर उसके पास 10 शेयर है तो मैंने 1:2 का राइट शेयर इशू कर दिया। 1:2 मतलब 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। तो उसको कितने शेयर्स मिलेंगे, 10 शेयर थे उसके पास, 5 शेयर मिलेंगे। हर 2 शेयर के लिए 1 शेयर, मतलब 10 शेयर के लिए कितने शेयर मिल जाएंगे उसको, 5 शेयर। तो उसको 5 शेयर मिल गए। अभी उसको 5 शेयर खरीदने का हक मिला है, 5 शेयर नहीं मिले। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको हक मिला है। क्या हक मिला है, कि 5 शेयर वो चाहे तो खरीद सकता है। अभी उसके पास ऑप्शन क्या क्या है, सोचो कि ये 5 शेयर खरीद लेगा, या तो उसकी इच्छा कि नहीं मुझे 3 ही चाहिए, इतने ज्यादा मेरे पास भी पैसे नहीं अभी देने को, और मुझे इच्छा भी नहीं खरीदने की। तो अभी ये क्या कर सकता है पता है क्या, इसको 5 शेयर खरीदने का हक मिला ना, हक मिला 5 शेयर खरीदने का। ये उसमें से 3 शेयर उसकी इच्छा है खरीदने की, तो 3 शेयर वो खरीद लेगा। बचे हुए 2 शेयर के लिए उसका हक वो बेच सकता है किसी और को। मतलब उसके पास जो हक था ना, क्या हक था उसके पास, कि कंपनी से मैं राइट शेयर खरीदूं, तो ये हक वो किसी और को बेच सकता है। इसको बोलते हैं रिनाउंसमेंट ऑफ राइट्स। राइट्स रिनाउंस करना, रिनाउंस मतलब क्या, ट्रांसफर करना, दूसरे को बेच। एक तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, या रेनाउंस देयर राइट टू अदर पर्सन, किसी दूसरे को रेनाउंस कर सकते हैं। रेनाउंस मतलब ही राइट बेचना, मेरा राइट रेनाउंस कर दिया, राइट बेच दिया। एग्जाम्पल देखो क्या है, राइट का रेशियो 1:3। इसका क्या मतलब है, 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड। हर 3 शेयर के लिए 1 शेयर मिलेगा उसको, मीनिंग नीचे लिखा हुआ है, और वो उसके ऊपर है, इधर कैन बी सब्सक्राइब्ड और रिनाउंस्ड। एक तो सब्सक्राइब कर सकता है या हक बेच सकता है। लिख लिया। अच्छा अच्छा लिख लो पहले, फिर बोलता हूँ।
लिखा? कोई लिख रहा अब तक? लिखा? चलो अभी इधर ध्यान दो, लिख लिया होगा तो। ये नीचे क्या लिखा है वो एक बार बताता हूँ, ये सब्सक्राइब पोर्शन और अनसब्सक्राइब पोर्शन, रिनाउंस वाला। देखो अभी इसको कितने शेयर्स ऑफर हुए थे? 5 शेयर। उसमें से उसने कितने खरीदे? 3 खरीदे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 3 शेयर उसने खरीद लिए। तो शेयर खरीदते ही शेयर्स कहाँ आ जाने चाहिए? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मतलब इन्वेस्टमेंट खरीद ली ना उसने, तो वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आएंगे। उसके एंट्रीज अभी देखेंगे ही अपन। तो वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आ जाएंगे। पर जो हक उसने बेच दिया, अभी वो हक बेचा है उसने, शेयर्स बेचे क्या? नहीं, हक बेचा है। तो हक बेचा तो ये तो डायरेक्ट प्रॉफिट ही है। मतलब ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि ये खरीद के नहीं बेचा है उसने। हक मिला तो वो ऐसे कैसे बेच दिया, तो उसको डायरेक्टली पीएनएल में डालेंगे। जो भी हक बेचने का प्रॉफिट है ना, राइट्स रिनाउंस करने का प्रॉफिट, ये डायरेक्ट कहा जाएगा? पीएनएल में। तो वो वही नीचे लिखा है कि सब्सक्राइब पोर्शन जो है ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लेके जाओ, और जो भी रिनाउंस पोर्शन है, मतलब जो भी बेच दिया, उसको डायरेक्ट पीएनएल में लेके जाओ। ये दोनों ट्रीटमेंट है। अभी इसके बाद जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं 2 मिनट के लिए, जो तुमको ऑलरेडी पता है। चलो जर्नल एंट्रीज। अगर इन्वेस्टमेंट खरीदोगे तो क्या एंट्री करोगे? इन्वेस्टमेंट टू बैंक। इन्वेस्टमेंट अपना क्या है? एसेट है, उसको डेबिट कर देंगे। और बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे, सिंपल। इन्वेस्टमेंट बेच दी तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट, ये एंट्री हो जाती है। तो इसके साथ बस एक एंट्री तुमको बतानी है, प्रॉफिट या लॉस की एंट्री। वो एक बार देख लेते हैं। चलो देखो, अभी 100 में मैंने अगर खरीदा है तो मैं एंट्री करता हूं इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 100। और मैंने अगर बेच दिया फॉर एग्जांपल 120 में, इसका एक बेसिक बात करी थी उस दिन थोड़ा, मैंने अगर बेच दिया 120 में, तो यहाँ पे ये समझो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट 120। डायरेक्ट 120। क्यों? इन्वेस्टमेंट तो 100 की थी, 120 क्यों क्रेडिट किया? तो अभी इन्वेस्टमेंट में जो बैलेंस बचेगा, वो बैलेंस किसके वजह से बच रहा है? प्रॉफिट या लॉस के वजह से। तो इन्वेस्टमेंट में देखो कौन सा बैलेंस बच रहा है? अभी डेबिट किया था और क्रेडिट किया 120 से ज्यादा, क्या किया है? क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट कितने से? 20 रुपए। और ये कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पीएनएल 20। देखो पीएनएल के क्रेडिट साइड में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बराबर। पीएनएल को क्रेडिट किया ना, तो पीएनएल के क्रेडिट में प्रॉफिट आ रहा है। तो प्रॉफिट्स की ये एंट्री होती है। अगर प्रॉफिट हुआ तो इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल, और अगर लॉस हुआ तो पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट। सिंपल। ये दो एंट्रीज, ये तीन ही एंट्रीज इंपॉर्टेंट है इसमें, खरीदने की, बेचने की और प्रॉफिट या लॉस की। तो ये तीनों एंट्रीज एक बार समझ के लिख लेते हैं। ये रही जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज ऑन परचेस ऑफ शेयर, सबसे पहला ऑन परचेस ऑफ शेयर। हाँ, वो जगह छोड़ी थी ना वहां पे, फॉर्मेट के नीचे देखो जगह छोड़ी थी, फॉर्मेट के नीचे जगह छोड़ी हुई है। बैठ जाएगा वहां पे। ऑन परचेस ऑफ शेयर्स, शेयर्स परचेस कर रहे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा। इन्वेस्टमेंट का पूरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। जिस भी कंपनी का खरीदा हुआ है उस कंपनी का नाम। टू बैंक, कॉस्ट विल इंक्लूड ब्रोकरेज कॉमा स्टैम्प ड्यूटी। ये उस दिन भी देखा था अपन ने। जो भी इन्वेस्टमेंट खरीदने को खर्चा लगता है वो उसी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। पहला लिख लिया। दूसरा ऑन सेल ऑफ शेयर्स। अच्छा वो लास्ट नरेशन नहीं हो,
कॉस्ट विल इंक्लूड ब्रोकरेज और स्टैम्प ड्यूटी ऐसे। फिर ऑन सेल ऑफ शेयर्स अभी अभी देखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट होगा, सेल प्राइस नेट ऑफ ब्रोकरेज। इसके बारे में 1-2 मिनट बोलता हूं मैं, पहले लिख लो। और प्रॉफिट लॉस ऑन शेयर सेल, प्रॉफिट हुआ तो पीएनएल को क्रेडिट करेंगे, मतलब ही इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, और लॉस हुआ तो पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट। क्या हो गया मीत, कुछ डाउट? अच्छा, नहीं नहीं वैसे नहीं, अलग अलग ही। कंबाइन जर्नल एंट्री कंबाइन पास कर सकते हो, पर लेजर में दिखाते वक्त ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, इसलिए मैंने ऐसे ही लिखा है, कंफ्यूजन ही नहीं होगा फिर उससे। हो सकती कंबाइन एंट्री, बिल्कुल हो सकती। हुआ हुआ चलो, इसमें एक चीज थी जो मैंने बताई नहीं थी, जो पहले पहले थोड़ी बात करी थी। अगर तुमने शेयर्स खरीदते वक्त ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन कॉस्ट होते हैं, ब्रोकरेज लगता है, कुछ स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लगता है, एसटीटी वगैरह लगता है कभी कभी, तो ये सब खर्चा जो है ये क्यों लगा? शेयर खरीदने के लिए ना। तो ये किसकी कॉस्ट है? मेरी शेयर खरीदने की ही कॉस्ट है, इसलिए कॉस्ट का ही पार्ट बन जाता है डायरेक्ट। क्योंकि ये कॉस्ट में इनकर नहीं करता तो शेयर खरीद पाता क्या? नहीं खरीद पाता। तो ये शेयर्स की ही कॉस्ट है, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट बनेगा। और जब बेच रहे तो बेचते वक्त भी, जैसे परचेस करते वक्त अगर 100 रुपए का कॉस्ट था और उसमें 2 रुपए ब्रोकरेज लग गया, तो मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कितने डाले? 102। और बेचते वक्त अगर 100 रुपए में बेचा और 2 रुपए का खर्चा लग गया, तो मुझे नेट कितने पैसे मिले वो चेक करो। नेट कितने मिले? 98 मिले, ये चेक करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पैसे जब भी खरीद रहे तो अपन ऐड कर रहे हैं ना कॉस्ट को, तो बेचते वक्त कॉस्ट को क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि उस तो माइनस होके पैसे आ रहे हैं मेरे पास, मेरे हाथ में कम पैसे आ रहे हैं, तो वो ध्यान रखना। तो ये सारा पार्ट अब तक खत्म हुआ है, बस एक छोटी सी कंसेप्ट बाकी रहेगी, पर वो आगे करेंगे, मतलब वो अगले क्वेश्चंस में काम में आएगा। अब तक का पार्ट पे अभी क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। लिखना कोई भी मत जब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि पहला क्वेश्चन ही रहेगा, अच्छे से ध्यान देना। लिखने को मैं टाइम दूंगा तुमको आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? चलो, तो अभी क्वेश्चन पे बढ़ रहे। क्वेश्चंस। अच्छा, तुमको नोट्स ही नहीं दिया ना मैंने? खोला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्या होगा? चलो, क्वेश्चन 7 सब खोल लिया सबने। अभी सबका ध्यान क्वेश्चन पे और मेरे पास होना चाहिए, लिखेगा कोई भी नहीं, अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले चलो क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन पढ़ते। देखो क्वेश्चन कैसे पढ़ा जाता है। मिस्टर एक्स परचेस्ड कितना शेयर्स खरीदे? 500 शेयर्स खरीदे ऑफ 100 ईच फॉर 62,500 ऑफ 100 ईच, मतलब 100 क्या है? ये फेस वैल्यू। 100 क्या है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू रिलेवेंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कितने में खरीदा है वो इंपॉर्टेंट है ना, वो इश्यू करने वाले के लिए रिलेवेंट होता है फेस वैल्यू, यहाँ पे रिलेवेंट नहीं रहेगा इतना। तो कितने में खरीदा है?
62,500 में खरीदा है, वो तो दिख रहा है। अभी किसके बुक्स में इन अकाउंट बनाना है अपने को, पूछा क्या है वो देख लो एक बार। प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ एक्स के बुक्स, तो सबसे पहले मैं ऊपर लिखूंगा इन द अरे ठीक है, इन द बुक्स ऑफ एक्स। कौन सा अकाउंट बना रहे, इन्वेस्टमेंट, सिर्फ इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ, किसके इक्विटी शेयर्स खरीदे, ओमेगा, ऑफ ओमेगा लिमिटेड अकाउंट, ये अकाउंट का पूरा नाम है। अभी मुझे अच्छे से बताओ लेजर अकाउंट्स के नाम। सबसे पहला कॉलम कौन सा आएगा, डेट कॉलम, वेरी गुड। इसके बाद पर्टिकुलर्स, इसके बाद वेरी गुड, नंबर ऑफ शेयर्स, इसके बाद डिविडेंड, और इसके बाद अमाउंट। क्या बात है, यही रिपीट होगा उधर भी, डेट। अरे कुछ गड़बड़ हो गई क्या, अरे रे रे, ठीक है, एक डेट पर एक कॉलम कम हो गया ना, बना लेते हैं अभी क्या और। कौन सी कॉलम नेसेसरी नहीं है, अरे हाँ इसीलिए देखो एक्चुअली क्या है, इस क्वेश्चन में तुम पढ़ोगे ना, इस क्वेश्चन में पढ़ोगे ना तो डिविडेंड ही नहीं मिल रहा है। चेक करो एक बार, क्वेश्चन पढ़ते देखो। सम इयर्स लेटर कंपनी रिजॉल्व्ड टू कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट्स एंड इशू टू इट्स होल्डर्स इक्विटी शेयर्स, 1 इक्विटी फॉर एवरी शेयर हेल्ड बाय देम। मतलब क्या मिल रहा है, इन्वेस्टर्स को बोनस मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, और द शेयर्स की प्राइस दी अपने को बोनस के पहले और बोनस के बाद, एक्स सोल्ड द बोनस शेयर्स एंड रिसीव्ड 90 पर शेयर। अभी देखो ये पूरे ट्रांजैक्शन में हो क्या है, सबसे पहले शेयर्स खरीदे, फिर बोनस मिला और शेयर्स बेच दिए। इसमें डिविडेंड आया क्या, कहीं डिविडेंड आया ही नहीं, तो डिविडेंड कॉलम बनाने की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए फिर मैंने लिखा ही नहीं था वो पहले ही, तो उसको हटा देते अपन डिविडेंड कॉलम को, उसकी जरूरत ही नहीं है, डिविडेंड कॉलम की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ शेयर्स और अमाउंट। क्योंकि डिविडेंड है ही नहीं इस क्वेश्चन में तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो अभी मजा आएगा, सॉल्व करते। ओके, डेट, डेट भी नहीं दी क्या इसमें, अच्छा डेट दी नहीं, कब परचेस किया है, तो ठीक है, डेट कॉलम में ऐसा कुछ आएगा नहीं। कितने शेयर्स खरीदे, 500। एंट्री क्या आती है शेयर्स खरीदने की, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, तो मैं कहाँ लिखूंगा इसको, डेबिट साइड में, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, यहाँ पे लिखूंगा टू बैंक। कितने शेयर्स खरीदे हैं, 500 शेयर्स खरीदे हैं, कितने में खरीदे, 62,500 में खरीदे, इसलिए अमाउंट कॉलम में कितना आएगा, 62,500। समझा इतना। चलो नेक्स्ट, अभी क्या हो रहा है वो देखते। इंक्लूसिव ऑफ ब्रोकरेज दिया उन्होंने कॉस्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे, सम ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद कंपनी ने क्या सोचा कि कैपिटलाइज करते और क्या दूंगा मैं, बोनस शेयर्स। तो अभी बोनस शेयर्स पूछे, बोनस शेयर्स दिए हुए, तो बोनस शेयर्स दिए, अब तो इन्वेस्टर के एंगल सोचो, इन्वेस्टर को तो मिल रहे, तो मिल रहे तो पैसे नहीं देने पड़ रहे, तो इसकी कुछ एंट्री नहीं करता वो, पर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे, तो इसीलिए कितने मिलेंगे, सबसे पहले मुझे वो बताओ, कितने बोनस शेयर्स मिलेंगे, कितने, 500 बोनस शेयर्स मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 बोनस शेयर्स, कितने मिले, 500। 500 कैसे आया, 1 शेयर फॉर एवरी शेयर हेल्ड, हर शेयर के लिए एक शेयर देंगे, तो मेरे पास 500 शेयर थे, तो मुझे और कितने बोनस मिले, 500, तो 500 मुझे बोनस मिल गए, तो टोटल कितने शेयर हो गए मेरे पास, 1000 शेयर्स हो गए। चलो अभी आगे का ट्रांजैक्शन देखते हैं। प्रायर टू कैपिटलाइजेशन
शेयर्स वेर कोटेड एट 175 पर शेयर। मतलब क्या, बोनस शेयर्स के पहले, बोनस शेयर्स जब भी बांटे ना, उसके पहले शेयर्स की प्राइस कितनी थी 175, और बोनस शेयर्स बांटने के बाद प्राइस कितनी हो गई 92.5। अभी ये प्राइस फ्लक्चुएशन ये कुछ रिलेवेंट है क्या क्वेश्चन के एंगल से? इन्वेस्टमेंट खरीदिए, ये प्राइस बस इंफॉर्मेशन के लिए दी है, ये कुछ रिलेवेंट है ही नहीं, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है। और प्राइस कम क्यों हुई है बताओ? बोनस शेयर्स की वजह से। फ्री में दिए ना शेयर्स, तो कैपिटल का बेस बढ़ गया, मार्केट कैप उतना ही रहेगा पर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, तो इसीलिए शेयर प्राइस कम होती है, वो बट नेचुरल है। पर यहाँ पे अपने को कुछ ट्रीटमेंट करनी नहीं है उसकी, वो बस इन्फो के लिए दिया है। इसके बाद चेक करते, मिस्टर एक्स सोल्ड द बोनस शेयर्स एंड रिसीव्ड, कितना मिला 90 पर शेयर। अच्छा, सेल की एंट्री क्या थी? बैंक टू इन्वेस्टमेंट, तो इसको क्या लिखूंगा मैं? बाय बैंक। कितने शेयर्स बेचे? 500 शेयर्स बेचे। कितने में बेचे? 90 पर शेयर, तो मतलब 90 इंटू 500 मैंने बेचे हैं 45,000 में। अभी क्वेश्चन का डेटा तो खत्म हो गया। अभी लेजर अकाउंट जब भी बनाया है तुमने लाइफ में, लास्ट में क्या किया है उसको? बैलेंस। पर उसके पहले यहाँ पे कुछ बचा है। क्या बचा है? वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट बेचने पे क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस। जब भी लाइफ में कुछ करते हो तुम, मतलब कोई भी बिजनेस खोला या कुछ भी किया, रिलेटिव्स आ जाते हैं ना पूछने को, कितना कमाया कितना कमाया, है ना? रिलेटिव्स या दोस्त कुछ भी पंचायत करने आ जाएंगे। तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट बेचते वक्त हमेशा याद रखना, जैसे ही इन्वेस्टमेंट बेची तो कोई तो पंचायत करने आएगा, उसको बताना पड़ेगा कि प्रॉफिट कितना हुआ है या लॉस कितना हुआ है, ये विदाउट फेल, क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा, ये अपने को खुद से पता करना है। अभी बोनस शेयर्स की कॉस्ट तो थी ही नहीं, बोलो बोलो। बोनस शेयर्स की कॉस्ट तो थी नहीं। क्या हो गया सार्थक, अर्थ कुछ प्रॉब्लम है क्या? पूछो ना, क्या डाउट? अच्छा, बोनस शेयर्स की कॉस्ट तो है ही नहीं, पूरा प्रॉफिट पक्का। और फिर मतलब दूसरे शेयर्स मैंने जब बेचूंगा, मतलब पहले वाले 500 शेयर बेचूंगा, तो वो भी 90 के आसपास ही बेचूंगा, और वो तो खरीदे हुए 500 में, मतलब पर शेयर कितने में खरीदे? वो 125 में कुछ खरीदे शायद, उसमें तो नुकसान दिखेगा। इसमें पूरा प्रॉफिट और उसमें नुकसान, कुछ गलत नहीं हो रहा? इन्होंने एक लाइन बोली नीचे, ये पढ़ा क्या किसी ने? इसका क्या मतलब होता है? एवरेज कॉस्ट बेसिस, मतलब क्या, मेरे पास 500 शेयर थे 62,500 के, और 500 शेयर्स फ्री में मिल गए, तो मेरे पास टोटल कितने शेयर्स हो गए? 1000 शेयर्स। कितने के? 62,500 के। तो मेरी एवरेज कॉस्ट कितनी हुई? 62.5। रियल लाइफ मार्केट भी ऐसे ही वर्क करता है, तुम्हारी कॉस्ट जो है एवरेज आउट होती है। अगर महंगे से खरीदा फिर सस्ते में खरीदा ना, तो कॉस्ट एवरेज आउट होती है। एवरेज आउट मतलब क्या? एवरेज कॉस्ट। तो वो प्रॉफिट या लॉस निकालने के काम में आता है। तो यहाँ पे मुझे बताओ एवरेज कॉस्ट कितनी आएगी? 62.5। और बेचा कितने में? 90 में। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले मैं बनाता हूँ यहाँ पे नीचे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट स्लैश लॉस ऑन सेल। देखो अभी प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं कोई भी चीज का? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और लॉस आ जाता है। तो सेल प्राइस अपने को यहाँ पे पता है, पर शेयर लिखने से अच्छा अपन टोटली लिखते हैं 500 इंटू 90। सेल प्राइस कितनी है? 45,000। अभी इसमें से माइनस करना है मुझे क्या? कॉस्ट प्राइस। चलो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। 62,500 शेयर्स थे, 1000 शेयर्स, तो एक शेयर की प्राइस आ गई 62.5, और मुझे कितने शेयर्स की कॉस्ट चाहिए? 500 शेयर्स की। तो 500 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 31,250 इसकी कॉस्ट आ गई, जो इसमें से माइनस करूंगा तो मेरा प्रॉफिट कितना बच रहा है? 13,750 का प्रॉफिट मैंने कमाया इस ट्रांजैक्शन से। तो प्रॉफिट की एंट्री क्या करोगे?
बोलो, बाय पीएनएल या टू पीएनएल? टू पीएनएल। पीएनएल को क्रेडिट होता है ना, पीएनएल को क्रेडिट होगा, तो इसीलिए टू पीएनएल, प्रॉफिट हमेशा इस साइड आ जाएगा। टू पीएनएल, वर्किंग नोट 1 से निकाला है ये, कितना प्रॉफिट आया मेरा? 13,750 का प्रॉफिट। क्लियर? यहां तक प्रॉफिट निकाल लिया। अभी लास्ट में एक ही काम बचा है, बैलेंस। बैलेंस निकालना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस बच रहा है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या कैरिड डाउन? कैरिड डाउन। खत्म कर रहे बुक्स। तो अभी नंबर ऑफ शेयर्स कितने बचे मेरे पास? 500। 500 का बैलेंस बचा हुआ है। और अमाउंट कॉलम का बैलेंसिंग फिगर उतना ही आया। एवरेज कॉस्ट 500 की एवरेज कॉस्ट थी 31,250, बचे हुए 500 की कॉस्ट कितनी आई? 31,250, बराबर उतना ही आया। तो 31,250 यहाँ का, और ये टोटल लेके खत्म। इधर की टोटल 1000, इधर की टोटल आएगी 76,250, 1000 और 76,250, खत्म। आसान है क्या? देखो ये पूरा सॉल्यूशन तुम्हारे सामने, कितना आसान था। इन्वेस्टमेंट खरीदा, नंबर ऑफ शेयर्स में लिखा, इन्वेस्टमेंट बेचा, बाय बैंक। यहाँ पे सिर्फ याद ये रखना है कि बेचते ही पंचायत करने आ जाएंगे रिलेटिव्स, तो उनको बताना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस कितना है, तो ये भूलना मत। ओके चलो लिखो, छापना मत, समझ के लिखो। चलो तो आगे बढ़ रहे हैं अभी। कोई डाउट नहीं? पक्का सबको समझ में आया? खरीदे बेचे, प्रॉफिट और लॉस की एंट्री। अभी आगे बढ़ रहे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे, मतलब तुम्हारे नोट्स में भी देख सकते हो तुम। मिस्टर कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति ने परचेस किए कितने शेयर्स? 1000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। 100 ईच मतलब फेस वैल्यू है। एट कितने पे खरीदे? 120। तो पैसे कितने दिए उसने जेब से खरीदने के लिए? 120 रुपए। और कहाँ से खरीदे? ब्रोकर से। ब्रोकर ने क्या चार्ज किया? 2% ब्रोकरेज। तो ये जो ब्रोकरेज पे कर रहा है वो क्या ये कॉस्ट में ऐड होगा? बिल्कुल ऐड होगा। वेरी गुड, क्या बात है। और भी कुछ लगा है, 50 पैसे पर ₹100 एज कॉस्ट ऑफ शेयर्स ट्रांसफर स्टैंप। एक ट्रांसफर स्टैंप का खर्चा लगा है उसको। कितना खर्चा लगा है वो? 50 पैसे पर ₹100, मतलब मैं बोल सकता हूँ 0.5 रुपीज पर 100। हर 100 रुपए के लिए 0.5 रुपीज, मतलब 0.5%। ठीक है, इतना खर्चा लगा है ट्रांसफर स्टैंप का। तो ये भी क्या कॉस्ट में ऐड होगा? बिल्कुल होगा। ये खरीदने का कॉस्ट है, दोनों ऐड हो जाएगा। फिर बोनस डिक्लेयर किया इन रेशो 1:2, मतलब 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। हर 2 शेयर के लिए 1 शेयर मिलेगा। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दी है 175 थी पहले, और बाद में कितनी हो गई? 90। और उसने बेचे हैं, सोल्ड बोनस शेयर्स टू ब्रोकर हु चार्ज 2% ब्रोकरेज। चलो एक एक करते। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ कृष्णमूर्ति, लिखना मत, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन द बुक्स ऑफ कौन? कृष्णमूर्ति, ये सबसे पहले। फिर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ टेल्को लिमिटेड, ये लिख लिया। फिर अपना फॉर्मेट, डिविडेंड था क्या क्वेश्चन में कहीं भी? नहीं, डिविडेंड था ही नहीं, तो डिविडेंड कॉलम बनाने की जरूरत ही नहीं। कौन से दिन पे परचेस किया है? 1 अप्रैल 11, 1 अप्रैल 11 को खरीदा है। और खरीदने की एंट्री क्या आती है? इन्वेस्टमेंट टू बैंक। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? टू बैंक। कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे? 1000। कितने में खरीदे? 120। पर यहाँ पे खर्चे भी है, तो एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेता हूं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेस। ये अमाउंट, सबसे पहले परचेस प्राइस। परचेस प्राइस कितनी है? 1000 शेयर्स खरीदे, कितने में? 120 में एक, तो 1,20,000 परचेस प्राइस है। इसके ऊपर क्या लगा? और ब्रोकरेज, तो ऐड करूंगा ब्रोकरेज। कॉस्ट है तो ब्रोकरेज ऐड हो जाएगा। कितना परसेंट ब्रोकरेज है? 2% ब्रोकरेज है, तो इसका 2% कितना होता है? 2000।
2400, वेरी गुड, 2400 ब्रोकरेज लगेगा। ऐड करूंगा इसमें और एक ट्रांसफर स्टैम्प जो भी था। अभी ट्रांसफर स्टैम्प कितना लगा, 0.5 पर रुपीज 100। 0.5 कहाँ से आया, 50 पैसे, 50 पैसे मतलब ये आधा रुपए, तो 0.5 पर रुपीज 100 मतलब ये 0.5%। तो वो कितना लगेगा, 120 जो कॉस्ट थी इस कॉस्ट का 0.5%, 600 रुपए। समझ में आया ये 0.5% क्यों लिया, क्योंकि 0.5 पर रुपीज 100 था मतलब ही परसेंट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई मेरी, 1,23,000। तो अभी यहाँ पे लिख दूँ, वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस दे सकते हो, 1,23,000। चलो इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, ऑन 31 जैन 2012, 31 जैन को क्या मिला, बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स कहाँ लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कॉलम में, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 31 जैन 12 टू बोनस, टू बोनस शेयर्स, 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। मेरे पास कितने शेयर्स थे, 1000 शेयर्स थे, तो कितना बोनस मिलेगा, 500 बोनस मिलेगा। वेरी गुड, 1000 इंटू 1/2, 500 शेयर्स बोनस में मिले। अमाउंट कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट, बोनस शेयर्स डिक्लेयर किए, उसकी प्राइस दी है, पहले शेयर की प्राइस थी 175, बाद में हो गई 90। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 31 मार्च को क्या किया उसने, सोल्ड। हाँ, तो वो कब होता है, क्लोजिंग वैल्यू में, मतलब 31 मार्च को। बैलेंस शीट डेट देखिए यहाँ पे बोला भी है ना, क्लोजिंग वैल्यू बैलेंस शीट डेट पे होगा वो, उसके पहले नहीं, साल के बीच बीच में नहीं करेंगे बैलेंस शीट डेट पे। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं करेंगे, बैलेंस शीट डेट पे चेक करेंगे। मैं बताता हूँ तुझे वो कैसे करेंगे अपन। ठीक है, देखो यहाँ पे 1000 शेयर्स थे, 1,23,000 के, मुझे फ्री में कितने मिल गए, और 500 शेयर्स। अभी इसने क्या बोला है, मिस्टर कृष्णमूर्ति सोल्ड बोनस शेयर्स टू अ ब्रोकर, मतलब कितने शेयर्स बेचे उसने, 500 शेयर्स बेचे। कौन से दिन पे, 31 मार्च 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय, बाय क्या आएगा बोलो, एंट्री क्या आएगी बेचने की, बाय बैंक। वेरी गुड, बाय बैंक, 500 शेयर्स बेचे हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या है, उधर भी 2% ब्रोकरेज लगा है। शेयर्स कितने में बेचे, कितने में बेचे दिया ही नहीं अभी, देखो कितने में बेचा है वो नहीं दिया है, पर यहाँ पे एक हिंट दी थी उन्होंने। क्या हिंट दी है, कि बोनस के पहले प्राइस थी 175 और बोनस के बाद प्राइस कितनी हो गई, 90। तो बेचा होगा तो कितने पे बेचा होगा, 90 पे बेचा होगा। तो मैंने 500 शेयर्स 90 पे तो बेचे, पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्या लगा है, ब्रोकरेज लगा है। 90 शेयर्स 500 पे तो बेचे है, पर -2% ब्रोकरेज। माइनस क्यों किया, क्योंकि सेल किए तो माइनस नेट ऑफ ब्रोकरेज पैसे होके आएंगे, ब्रोकरेज माइनस होके पैसे आएंगे मेरे पास। तो 45,000 में से 2% माइनस करेंगे, मतलब 900 रुपए। 44,100 में बेचे हैं। अभी बेचने पे ही कौन आता है, रिलेटिव्स, प्रॉफिट और लॉस पूछने के लिए। तो प्रॉफिट और लॉस पूछने के लिए मैं बनाता हूं यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट स्लैश लॉस। चलो, तो इसमें क्या करते हैं अपन, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले लिखता हूं मैं सेल प्राइस। सेल प्राइस अभी अभी निकाली, कितनी थी, 44,100। अभी माइनस करना है इसमें से कॉस्ट प्राइस। चलो पिछली बार निकाला था वैसे ही निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। अभी मैंने जो भी शेयर्स खरीदे थे, कितने में खरीदे थे टोटल, 1,23,000 में खरीदे थे। तो 1,23,000 मेरी कॉस्ट थी, पर ये कितने शेयर्स की कॉस्ट है, 1500 शेयर्स की, क्योंकि 1000 शेयर्स खरीदे थे 1,23,000 में, पर 500 क्या मिल गए, फ्री में मिल गए, बोनस शेयर्स मिल गए। तो मेरे पास टोटल शेयर्स कितने आ गए, 1500, कितने के, 1,23,000 के। तो एवरेज कॉस्ट कितनी वो निकाल रहा हूं मैं, डिवाइड बाय 1500 इंटू कितने बेचे हैं, 500, 41,000। अच्छा, राउंड फिगर 41,000 आ रहा है। तो मेरी कॉस्ट कितनी थी, 41,000। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है,
प्रॉफिट आ रहा है 3100 का प्रॉफिट। समझ में आया? प्रॉफिट कैसे निकाला? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस तो ऊपर से ही उठा ली, सेल प्राइस निकाली थी अभी अभी, माइनस कॉस्ट। तो कॉस्ट कैसे करेंगे? एवरेज कॉस्ट लेना, भूलना मत। 1,23,000 टोटल कॉस्ट थी, पर ये कितने शेयर्स की कॉस्ट थी? 1500 शेयर्स की कॉस्ट थी। तो मुझे निकालनी 500 शेयर्स की कॉस्ट, इसीलिए डिवाइड बाय 1500 करके इंटू 500 किया प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट की एंट्री कहाँ करूंगा? टू P&L। वेरी गुड। 31 मार्च 12 को आएगा टू P&L। ये आएगा वर्किंग नोट 2 से। कितने का प्रॉफिट है मेरा? 3100 का प्रॉफिट। ओ सॉरी, वो डिविडेंड लगा मुझे। 3100। नेक्स्ट क्या बचा है अभी? लास्ट बैलेंस बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कितने शेयर्स बचे? 1000 शेयर्स बचे हैं। और अमाउंट कॉलम का बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 82,000। देखो 500 शेयर्स की कॉस्ट कितनी आई थी? 41। और बैलेंस में भी बचा, बराबर डबल बचा हुआ है, 82,000 बचा हुआ है बैलेंस में। तो इसको क्लोज कर दूंगा अकाउंट को। यहाँ पे 1500 और यहाँ पे आएगा 126,100। 1500 126,100 खत्म। और देखो अभी ये लास्ट इसका जो डाउट था वो वो देख लेते क्या है। इन्होंने देखो लास्ट में क्या बोला है? हु होल्ड शेयर्स एज करंट एसेट्स। तो शेयर्स अगर करंट है तो उसको कितने पे वैल्यू करते? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो इसकी फेयर वैल्यू कितनी थी? उन्होंने ही बोली है 90 रुपीज। 90 रुपीज फेयर वैल्यू है पर शेयर। और कॉस्ट कितनी देखो अपनी बैलेंस लास्ट में जो बचा है 82,000 कॉस्ट है 1000 शेयर्स की, मतलब पर शेयर कितनी हुई? 82। तो मेरी कॉस्ट 82 है और फेयर वैल्यू कितनी है? 90। तो कॉस्ट कम करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। तो वो बस लास्ट में लिख देंगे अपन यहाँ पे। वर्किंग नोट 3 मेरे पास जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा एक लाइन में लिख रहा हूँ। कॉस्ट है 82 पर शेयर और मार्केट प्राइस है। तुम शुरू कर सकते हो फॉर्मेट बनाना तब तक। hence value at cost। चलो शुरू कर सकते हो तुम लोग। चलो ये हो गया होगा तो तुम लोग जा सकते हो। आज के लिए इतना ही, बस रिवाइज करना। देखो देखो उत्साही, बस घर जाके रिवाइज करना विदाउट फेल आज जो किया है वो। तो आज क्या सीखा वो 2 मिनट में समराइज कर रहा हूँ सिर्फ। आज क्या सीखा? तो राइट शेयर सीखा। सबसे पहले होता क्या है? तो राइट शेयर्स का ट्रीटमेंट क्या करोगे? एक तो सब्सक्राइब किया तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आएगा, बेच दिया तो डायरेक्ट P&L में। उसका क्वेश्चन नहीं किया अब तक, वो कल करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन पे बढ़े। क्वेश्चन अपन ने 2 टाइप के किए अब तक। दोनों क्वेश्चंस में एवरेज कॉस्ट बेसिस पे वैल्यू करते हैं। तो इसमें एक चीज याद रखना, बेचने के बाद इमीडिएटली क्या आएगा? प्रॉफिट या लॉस आएगा। तो उसका वर्किंग नोट बना के प्रॉफिट लॉस निकालना है। प्रॉफिट लॉस कैसे निकालोगे? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट निकालोगे एवरेज कॉस्ट बेसिस पे। कुछ भी नहीं भी दिया है तो भी एवरेज कॉस्ट बेसिस ही लेना है हमेशा, याद रखना। तो ये सब था आज का पार्ट। 2 क्वेश्चंस के रिवाइज करना। ओके बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर। यस।